अब इसके बाद हम लोग जो है आइए देखते हैं कि साहित्यिक स्रोत क्या कहते हैं। जैसे साहित्यिक स्रोत से हम लोग इतिहास की कैसे जानकारी कर सकते हैं। अभी तो हमने जो है जैसे मुद्राओं से और मुहरों से ये सब मतलब से इतिहास की जानकारी या अशोक के अभिलेख से या शिलालेख से जानकारी मतलब प्राप्त करने की कोशिश किए। अब हम साहित्यिक स्रोत से जानते हैं, जैसे ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे हमने ये कहा था कि हम आपको ताड़पत्रों को भी दिखाएंगे, भोजपत्रों को दिखाएंगे, ताम्रपत्रों को दिखाएंगे और शिलालेख स्तंभलेख को भी दिखाएंगे। तो हम आपको इस पाठ के अंतर्गत हम आपको चित्र के माध्यम से भी समझाएंगे। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन साहित्यिक स्रोत हैं। देखिए साहित्यिक स्रोत में जैसे एक तो हम ये देखते हैं कि पुस्तक का नाम और लेखक का नाम, हम लेखक के चित्र को भी आपके दिखाएंगे और काल का विवरण। जैसे धार्मिक साहित्य, सबसे पहले ये जान लीजिए कि धार्मिक साहित्य कौन कौन है। धार्मिक साहित्य का मतलब होता है कि जो धर्म से प्रेरित हो, जिसमें धर्म की बात की गई हो, वो धार्मिक साहित्य कहे जाते हैं। जैसे आप वेद को ले लीजिए, वेद सबसे आपका पुराना वेद है। वेद आपकी 4 हैं, यहाँ चारों वेदों का वर्णन नहीं दिया गया है, लेकिन हम ये आपको बताते हैं जानकारी के लिए कि वेद आपके 4 हैं। सबसे पहला वेद है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इसके बाद वेदों को लेखक यानी वेदों को किसने लिखा ये थोड़ा बताना असंभव है, क्योंकि इसकी कोई लिखित जानकारी नहीं है। लेकिन इसके विषय में कहा जाता है कि यह काल जो था आर्यों का था। आर्यों का, आर्य का मतलब होता है कि जो श्रेष्ठ, जो बाहर से आए उनको आर्य कहा गया। और जैसे कि अब दूसरा जो है वो रामायण एवं महाभारत है। रामायण और महाभारत, रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखा और महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा। रामायण में राम की चरित्र का वर्णन किया गया है। महाभारत में आप ये देखते हैं कि 5 पांडव, कौरव, दुर्योधन, दुशासन आदि सबके मतलब वर्ण के बारे में देखते हैं जो लिखित रूप से हैं। वाल्मीकि एवं वेद व्यास और महाकाव्यकालीन समाज के विषय में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति, जैन एवं बौद्ध साहित्य और जातक कथा। देखिए ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म आपके ये रामायण और महाभारत के बाद के हैं, लेकिन ये सत्य घटनाएं हैं। और इसमें जो है आप जो है ये जो महावीर स्वामी हैं और जो गौतम बुद्ध हैं, इन लोगों ने इस धर्म का प्रचार प्रसार या इनके संस्थापक कहे जाते हैं। और उसी के अंतर्गत जातक कथाएं हैं। और फिर आप आते हैं धर्मेत्तर साहित्य। धर्मेत्तर साहित्य का मतलब है जो इतिहास साहित्य से संबंधित भी हो और इतिहास से भी जानकारी हमको मिलती है। जैसे अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र इसको कौटिल्य ने लिखा है, जिसको आप बचपन का नाम विष्णुगुप्त है और चाणक्य भी कहते हैं। यहाँ आपको हम चाणक्य की भी एक मतलब छोटी सी मतलब वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये जो चाणक्य हैं वो किसके विषय में लिखे हैं, ये मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति। देखिए मौर्यकालीन समाज के जो भी राजा थे उस समय, जैसे सबसे ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, लेकिन उन राजाओं की जो मतलब कालीन इतिहास था, मौर्यकालीन जो इतिहास था उसके विषय में इन्होंने लिखा है। मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक मतलब राजनीतिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी। आर्थिक मतलब कि उस समय प्रजा क्या पूरी तरह से धन धान्य परिपूर्ण थी और क्या उसमें व्यापार होता था। और धार्मिक स्थिति मतलब कि किस धर्म को मानते थे, किस धर्म के मानने वाले ज़्यादा थे, किस धर्म की पूजा करते थे। और राजतरंगड़ी, ये राजतरंगड़ी आपकी ये पुस्तक जो है कल्हड़ की है, इससे हमको कश्मीर के
11वीं और 12वीं शताब्दी के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। अब इसके बाद हमारे देश में बहुत सारे ऐसे इतिहासकार भी आए जिनको बौद्ध भिक्षु या इतिहासकार भी कह सकते हैं। जैसे विदेशी यात्रियों की वृत्तांत का मतलब जो उन्होंने विवरण दिया। जैसे इंडिका एक पुस्तक है, इसको मेगास्थनीज ने लिखा। चंद्रगुप्त मौर्यकालीन समाज की झलक जिसमें हमको मौर्य समाज की एक झलक मिलती है। झलक का मतलब कि उसका कैसे राजा का रहन सहन था, राजप्रसाद क्या था, राजा क्या खाते थे, राजा क्या पहनते थे, राजा की प्रजा राजा को कितना प्रेम करती थी, राजा प्रजा को कितना प्रेम करता था। ये आप इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक में देख सकते हैं। वो यूनानी राजदूत था, यानी यूनान से वो आया था चंद्रगुप्त के दरबार में और यहाँ जो है राजदूत के रूप में रहा। और यात्रा विवरण में जैसे फाहियान है, वो चीनी यात्री था। उन्होंने गुप्त काल से संबंधित इतिहास लिखा, गुप्त काल का इतिहास लिखा कि गुप्तों के विषय में, कि गुप्त राजा कैसे थे, उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति, किस धर्म को मानने वाले थे, किस धर्म को नहीं मानने वाले थे। और इसकी यात्रा विवरण एक और है, वेनसांग वो भी चीनी यात्री था। वो हर्षवर्धन की शासन काल का विवरण जिसमें देता है। हर्षवर्धन एक महान राजा जो आपके हैं। इस प्रकार पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों की विवरण से भी हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राप्त स्रोतों की सहायता से इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत का पुनः निर्माण करते हैं। प्राप्त स्रोतों की सहायता से ही इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। जैसे कहने का मतलब है इतिहासकार और पुरातत्वविद। हमने ये कहा कि इतिहासकार का मतलब हो जाए जो इतिहास लिखता है। पुरातत्वी है जो पुरातत्व, जो जैसे खुदाई जमीन के अंदर क्या है या वो लोग क्या खाते थे, या जैसे सिक्के हो गए। हमने ये कहा कि सिक्के के द्वारा से, मोहरे के द्वारा से, मिट्टी के बर्तन से, मृद भांड से जो मिले, तो वो पुरातत्वविद उसको खोज करके अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। उसके बारे में हमको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देते हैं। और इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प का नाम, धंधे, व्यापार, नापतोल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि आधार पर सामाजिक तथा राजा प्रजा प्रशासन, सुरक्षा एवं सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनैतिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। जैसे कुछ मूर्तियां आपको मिलती हैं जिसमें राजा यज्ञ करते हुए अगर दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये होता है कि राजा धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि लेता था। और यदि कहीं आपको ऐसी मूर्ति मिलती है जो कि नृत्य करते हुए, तो आपको ये लगता है कि उस समय नृत्य कला का प्रचार प्रसार था और लोग नृत्य कला करते थे। और यदि आपको कहीं किसी स्तंभ लेख में लिखा हुआ शब्द मिलता है, तो आपको लगता है कि शिक्षा भी उस समय मतलब लोग प्राप्त करते थे। और जैसे कोई नाप तौल लेन देन का क्या आधार था, जैसे हमने ये कहा कि आप जो है अगर सिक्के देखते हैं तो सिक्कों से ही आप पता लगा सकते हैं कि उस समय उस राजा की आर्थिक स्थिति क्या थी। अब जैसे कौन से देवी देवता को पूजते थे, जैसे हमने किसी सिक्के पर देखा या किसी हमने मूर्ति के द्वारा देखा
या किसी हमने स्तंभ लेख पर देखा, जैसे हमने ये देखा कि वहाँ अशोक ने कहा कि राजा अशोक ने, सम्राट अशोक ने कहा कि लोबिन देवी का जो कर है वो 1/8 भाग ही लिया जाए। इसका मतलब ये था कि अशोक, सम्राट अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को मानता था। जैसे इतिहास हमें मानव की संस्कृति, उनके धर्म और उनकी सामाजिक व्यवस्था को जानने और समझने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि हम उन बातों का अनुसरण कैसे करें जिनसे समरसता और शांति को बढ़ावा मिल सके। जब कोई बात हम इतिहास से सुनते हैं तो हम लोग जो है उसका अनुसरण करते हैं, और अनुसरण करने से हमको आगे चल कर के एक सीख मिलती है या जानकारी मिलती है। अब जैसे कौन पहले कौन बाद में, जब पुरातत्वविद किसी स्थान की खुदाई करते हैं तो कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के हैं। हम आपको ये बता दिए कि पुरातत्वविद कई बार इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन एक बात आपको समझ में कैसे आएगी कि कैसे हमको पता चले कि वो जो स्थान की खुदाई की गई है कौन पहले है और कौन बाद का है। इस चित्र के माध्यम से, जैसे ये आपको समझाएंगे कि इस चित्र के माध्यम से हो सकता है आपको पूरी जानकारी मिल जाए कि किसी भी पुरा स्थल में कई बस्तियों के अवशेष मिल सकते हैं। जैसे कोई बस्ती है, मान लिया आप अपने गांव को ही समझ लीजिए, कोई बस्ती है, आमतौर पर जहां लोग रहते हैं घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। जैसे मान लिया आपका कोई कच्चा मकान है, खपड़ैल का है, और वो बाढ़ में हो सकता है कि गिर जाए और वहाँ की मिट्टी उस जो खपड़ैल है उससे दब जाए, या आपके बर्तन दब जाएं, या आपके दादा की कोई निशानी दब जाए, तो टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और सैकड़ों साल के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है, जो सबसे निचला स्तर है, और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। जैसे इस बात को समझने के लिए मान लिया एक बस्ती में कई लोगों का घर है, किसी गांव में कई लोगों का घर है, अगर बाढ़ अचानक आती है तो सबके घर गिर जाते हैं। जिसका घर पहले गिर जाता है उसका सबसे नीचे हो जाएगा, और जिसका घर उसके बाद गिरेगा उसका उसके ऊपर हो जाएगा, जिसका तीसरे का उसके ऊपर गिरेगा तो उसके ऊपर हो जाएगा। लेकिन जब आप पुरातत्वविद आएंगे यानी खुदाई करने वाले आएंगे कि देखें कि यहाँ क्या है, तो सबसे पहले जो ऊपर रहेगा वो पहला नहीं कहा जाएगा, जो सबसे नीचे रहेगा उसके घर को या उसके सामान को सबसे पुराना या पहला वाला कहा जाएगा। यहाँ एक इतिहास में कुछ जो है भ्रांतियाँ हैं जो नहीं समझ में आता, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। तो जैसे तिथियों के विषय में है, इतिहास में कुछ तिथियाँ ईसा पूर्व में होती हैं और कुछ ईसवी में। ईसा पूर्व का तात्पर्य है, मतलब ईसा पूर्व का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, ये आप समझिए कि जब ईसा मसीह पैदा नहीं हुए थे उसके पहले। इसे अंग्रेजी में बीसी, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। इसी प्रकार ईसवी को अंग्रेजी में एडी लिखा जाता है। एडी लैटिन भाषा के 2 शब्दों से बना है, एनो डोमिनी से बना है। एडी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, यानी जिस समय ईसा मसीह पैदा हुए, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों में हम ईसवी या एडी का प्रयोग करते हैं। अब थोड़ी सी जानकारी अभी आपको हम और दे दें कि अभी हमने आपको अब इस पाठ में बताया कि अभिलेख, जैसे थोड़ी और जानकारी के लिए कि अभिलेख मुख्य रूप से समझाने के लिए, अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी
कठोर स्तर पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते थे। अभिलेख का मतलब है अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते थे, जिसको लिखते थे लोग जो है। और स्तूप, स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। टीला मतलब एक टीले का आकार। प्रायः सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर की, अनुयायियों मतलब जो उनको मानते थे, शरीर के अवशेष, अवशेष मतलब हड्डी, दांत, राख, उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई सामग्री, पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते थे। अब पुराय स्थल क्या था? वह स्थान जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। प्रायः पुरा स्थल जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झील एवं समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। ये आपको जो है पाठ अब यहीं हम समाप्त करते हैं।